नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वह इतना खतरनाक था कि पुलिस जब उसके अपार्टमेंट में घुसी तो उन्हें लगा कि वह किसी हॉरर मूवी के सेट पर खड़े हैं। फ्रीजर में कटे हुए सिर, प्लास्टिक बैग में इंसानी मांस और एसिड से भरे कंटेनर्स। 1978 से 1991 के बीच में उसने 17 पुरुषों और किशोर लड़कों की हत्या की। उसने शरीर के टुकड़े किए और यहाँ तक कि कुछ हिस्से को खा भी गया। उनमें से अधिकतर ब्लैक और लैटिनो समुदाय के थे। पर क्या ये सिर्फ एक साइको किलर की कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? क्या पुलिस की लापरवाही और नस्लीय भेदभाव ने उसकी मदद की? कैसे उसने गे डेटिंग और नाइट क्लबों को अपने अपराध का हथियार बनाया? आज हम जानेंगे मिलवॉकी के नरभक्षी जेफरी डैमर की पूरी कहानी। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके पिता का नाम लायनेल डैमर और उसकी माता का नाम जॉयस डैमर था। बचपन से ही वह एक आम बच्चे की तरह था, लेकिन कुछ चीज़ें उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। जैसे कि वह अकेले रहना पसंद करता था। जानवरों के शवों से उसकी एक अजीब रुचि थी। वह अक्सर मरे हुए जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करता और उन्हें काट कर देखता था। उसके माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे, जिससे वह और ज़्यादा अकेला हो गया। 10 साल की उम्र तक आते आते उसे मरे हुए जानवरों के टुकड़ों को जमा करने का शौक हो गया। धीरे धीरे उसका व्यवहार और भी अजीब होता गया। हाई स्कूल में वह शराब पीने लगा और पढ़ाई से दूर होता गया। जेफरी के बचपन में उसकी मां जॉयस डैमर मानसिक रूप से अस्थिर थीं। वे डिप्रेशन और चिंता से जूझ रही थीं। उन्हें अक्सर भ्रम और पैनिक अटैक आते रहते थे। उन्होंने कई एंटी डिप्रेशन और नींद की दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। इसका असर उनके व्यवहार पर पड़ा। वह अक्सर गुस्से में चिल्लाती थीं, अपने पति लायनेल से झगड़ती रहती थीं। कई बार वह जेफरी डामर पर ध्यान नहीं देती थी और बिस्तर से उठती भी नहीं थी। जेफरी के पिता लायनेल ने बाद में कहा कि उनका घर हमेशा तनाव और लड़ाई का अड्डा बना रहता था। बचपन में जेफरी अपनी मां के प्यार और अटेंशन के लिए तरसता था, लेकिन जॉयस इतनी बीमार थी कि वह उसकी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई। वह अक्सर पड़ोसियों से कहती थी कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से नफरत है। उनके और लायनेल के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि 1978 में उनका तलाक हो गया। जेफरी के लिए ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये वही साल था जब उसने अपनी पहली हत्या की। 1978 में हाई स्कूल से पास होने के तुरंत बाद डामर ने पहली हत्या की। उसका शिकार था स्टीवन हिक्स, एक 18 वर्षीय युवक। डामर ने उसे शराब और दोस्ती का लालच देकर घर बुलाया। जब स्टीवन जाने लगा तो डामर को एहसास हुआ कि वह उसे खो नहीं सकता। उसने लोहे की छड़ से वार किया और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक बैग में डालकर फेंक दिया। ये पहला मौका था जब डामर को अपनी असली खुशी का एहसास हुआ, सेक्स, नियंत्रण और हत्या। इसके बाद उसने 9 साल तक कोई हत्या नहीं की। क्यों? दरअसल इस दौरान डामर अपने पिता के दबाव से मिलिट्री में भर्ती हो गया था। 1979 में 19 साल की उम्र में वह अमेरिकी सेना में भर्ती हो गया और उसे जर्मनी भेजा गया। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक मानसिक रूप से बीमार, शराबी और हत्यारा इंसान आर्मी में क्या करेगा? आर्मी में उसे मेडिकल यूनिट में असिस्टेंट बनाया गया, यानी वह घायल सैनिकों का इलाज करने में मदद करता था। लेकिन उसकी शराब की लत बहुत बढ़ गई। वह ड्यूटी के दौरान नशे में रहता था। उस पर आरोप लगे कि वह अपने साथी सैनिकों को ड्रग्स देकर बेहोश करता और उनका यौन शोषण करता था।
1981 में सेना ने उसे अनफिट फॉर सर्विस मानते हुए निकाल दिया, यानी डामर एक सैनिक बनने के लिए भी सही इंसान नहीं था। उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन यहाँ आते ही उसने फिर से अपने अंदर के राक्षस को जगा लिया। आर्मी से निकाले जाने के बाद उसने फ्लोरिडा जाने का फैसला किया। वहाँ उसे एक सैंडविच शॉप में नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बेघर होना पड़ा। पैसे खत्म हो चुके थे और अब वह बीच में सोने के लिए मजबूर था। आखिरकार उसके पिता ने उसे ओहायो वापस बुला लिया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। शराब की लत और अजीब हरकतों की वजह से पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह अपनी दादी के पास विस्कॉसिन चला गया। यहाँ वह थोड़ा शांत था। उसने एक चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी कर ली और रविवार को चर्च भी जाने लगा, मगर ये सिर्फ एक दिखावा था। असल में उसके अंदर कुछ अजीब चीज़ें चल रही थीं। 1985 तक उसने गे बार और बाथ हाउस जाना शुरू कर दिया था। उसे कंट्रोल चाहिए था। वह अपने पार्टनर को ड्रग देकर बेहोश कर देता और फिर उनके शरीर के साथ घंटों बिताता। धीरे धीरे वह मौत की ओर खिंचने लगा। एक बार वह मिल्वॉकी के एक शव गृह में गया। वहां उसे एक लाश को छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही वह उसे छूने वाला था अचानक डर गया और भाग खड़ा हुआ। लेकिन उसकी इच्छाएं यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब वह खुलकर अपनी फैंटेसीज पर काम करने के लिए तैयार था। 1986 में उसे एक पार्क में आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, मगर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगर उस दिन पुलिस उसे कड़ी सजा दे देती तो शायद आगे 16 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1987 तक उसका धैर्य टूट चुका था। अब वह खुद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। नवंबर में उसने स्टीवन टूमी नाम के एक युवक को एक होटल में बुलाया। अगली सुबह जब वह उठा तो स्टीवन की लाश उसके सामने पड़ी थी। जेफरी को कुछ याद ही नहीं था कि उसने उसे कैसे मारा, लेकिन उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम किया। क्या आपको पता है कि एक बार जेफरी डामर पुलिस के सामने होते हुए भी बच निकला था। 1991 की एक रात 14 साल का कोनेरेक सिंथोजोम फोन डामर के अपार्टमेंट से किसी तरह भाग निकला। वह नशे में था, बुरी तरह घायल था और बिना कपड़ों के सड़क पर लड़खड़ा रहा था। घबराए हुए पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो कोनरेक ठीक से बोलने की हालत में नहीं था। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, जेफरी डामर भी वहां पहुंच गया। उसने पुलिस को बड़े ही सज्जनता से समझाया कि कोनरेक उसका बॉयफ्रेंड है और वे दोनों बस थोड़े ज़्यादा नशे कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने डामर की बात मान ली। उन्होंने तो कोनरेक से सही से पूछताछ भी नहीं की और ना ही उसकी हालत पर शक किया। पड़ोसियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। और फिर पुलिस ने जो सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने कोनरेक को वापस जेफरी डामर के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस वहां से गई, जेफरी डामर ने कोनरेक को दोबारा बेहोश किया और फिर इस बार उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सोचिए, अगर उस दिन पुलिस ने जरा सी भी सतर्कता दिखाई होती तो कोनरेक ही नहीं, कई और मासूम जिंदगियां बच सकती थीं। 22 जुलाई 1991 की रात मिल्वॉकी पुलिस को एक घबराया हुआ आदमी सड़क पर भागता हुआ मिला। उसका नाम था ट्रेसी एडवर्ड्स। वह नंगे बदन था और हाथों में हथकड़ियाँ लगी थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह हांफता हुआ पुलिस के पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, मुझे उस आदमी के पास वापस मत भेजो। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है तो उसने जेफरी डामर का नाम लिया। उसने बताया कि जेफरी डामर ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया, ड्रग्स देने की कोशिश की और फिर अचानक हिंसक हो गया। ट्रेसी किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर भाग निकला था। पुलिस ने तुरंत जेफरी डामर के अपार्टमेंट की तलाशी ली,
लेकिन जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो नज़ारा देखकर उनकी भी रूह कांप गई। जेफरी डामर का अपार्टमेंट एक डरावने कत्ल खाने में बदल चुका था। फ्रिज में कई इंसानी सिर और शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। फोटो एल्बम में उसने लाशों के साथ ली गई तस्वीरें संभाल कर रखी थीं। तेजाब से भरे ड्रम में कई शवों को घोलकर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि वह एक सीरियल किलर के अड्डे में खड़े हैं। जब डामर को गिरफ्तार किया गया तो पहले वह शांत था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सबूत सामने रखने शुरू किए उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बिना किसी पछतावे के 17 लोगों की हत्याओं का पूरा ब्यौरा दिया। उसने ये भी बताया कि वह कैसे अपने शिकार को पहले नशीली दवाएं देकर बेहोश करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था और उनके शरीर के साथ भयानक हरकतें करता था। लेकिन असली लड़ाई अब कोर्ट में थी। क्या उसे एक सीरियल किलर की तरह सजा मिलेगी या उसे मानसिक रूप से बीमार मानकर अस्पताल भेज दिया जाएगा? 30 जनवरी 1992 को मिल्वॉकी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। जेफरी डामर के वकील ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसे अपने किए का एहसास नहीं है, लेकिन सरकारी वकील ने इसे गलत साबित करने की ठानी। उन्होंने कहा कि ये सब ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी। ये एक बीमारी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। कोर्ट में पीड़ितों के परिवार को बुलाया गया। उनकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा था। जब ट्रेसी एडवर्ड्स गवाही देने आया तो पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। ट्रेसी वही व्यक्ति था जिसने डामर के चंगुल से भागकर पुलिस तक ये मामला पहुंचाया था। उसने बताया कि कैसे डामर ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया, नशीली दवा देने की कोशिश की, हथकड़ियाँ पहनाई और मारने की धमकी दी, लेकिन किसी तरह वह बच निकला। इसके बाद पुलिस ने उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया जो जेफरी डामर के अपराधों की भयावहता को साबित करने के लिए काफ़ी थे। फ्रीजर में रखे हुए शव के टुकड़े, हड्डियों से भरे बैग और मरने से पहले पीड़ितों की ली गई तस्वीरें। 17 फरवरी 1992 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। जूरी ने पाया कि जेफरी डामर मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था और उसने ये अपराध जानबूझकर किए थे। उसे 16 उम्र कैद की सजा दी गई, जो कुल 1957 साल की थी। ये तो तय हो गया कि वह कभी अब जेल से बाहर नहीं आएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद पीड़ितों के परिवार ने अपना गुस्सा जाहिर किया। एक माँ रोते हुए चिल्लाई कि उसे बस 5 मिनट दें, वह इसे अपने हाथों से मार देगी। एक बहन ने गुस्से में कहा कि वह इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, लेकिन जेफरी डामर एकदम शांत बैठा रहा, मानो उसे इस चीज़ की परवाह ही ना हो। कोर्ट के आखिरी दिन जेफरी डामर ने पहली बार बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे खुद से नफरत है और अगर वह खुद को मार सकता तो जरूर मारता, लेकिन अब वह सिर्फ अपनी सजा काट सकता है और भगवान से पश्चाताप की मांग कर सकता है। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सजा के बाद डामर को विस्कॉन्सिन की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। वहां वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। 1994 में एक अन्य कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने उसे पीट पीट कर मार डाला। उसकी मौत के बाद पीड़ितों के परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ ने कहा कि जेल ने जो किया वह अदालत को करना चाहिए था। ये ट्रायल अमेरिका के इतिहास में सबसे डरावने मामले में से एक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे पुलिस और कानून की लापरवाही की वजह से एक सीरियल किलर सालों तक बचता रहा। अगर 1991 में कॉनरैड को पुलिस जेफरी डामर के पास वापस न भेजती, अगर 1986 में पार्क में उसकी गिरफ्तारी को गंभीरता से लिया जाता, अगर उसकी अजीब हरकतों पर ध्यान पहले ही दे दिया जाता, तो शायद 17 लोगों की जान बच सकती थी। जेफरी डामर की गिरफ्तारी के बाद उसके माता पिता टूट गए। लायन डामर को यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा एक सीरियल किलर था। उन्होंने माना कि बचपन से जेफरी डामर के व्यवहार में गड़बड़ थी।
लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वह हत्यारा बन जाएगा। उन्होंने जेल में कई बार अपने बेटे से मुलाकात की। बाद में उन्होंने अ फादर स्टोरी नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने अपने बेटे के अपराध और अपनी भावनाएं जाहिर की। जेफरी डामर की मां जॉयस डामर ने इसे समाज की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि जेफरी डामर को सही समय पर इलाज नहीं मिला। अगर उसे सही समय पर मदद मिलती तो शायद ये सब नहीं होता। अब जेल में डामर की हत्या हुई तो जॉयस पूरी तरह टूट गई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। जेफरी डामर के पिता लायनेल डामर ने माना कि उन्होंने अपने बेटे को समझाने में गलती की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जेफरी डामर को अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए थी। उसकी हत्या ने इस कहानी को अधूरा ख़त्म कर दिया। जेफरी डामर की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार, सिस्टम की नाकामी और इंसानी दिमाग के अंधेरे पहलू की कहानी है। अगर सही समय पर उसके अजीब व्यवहार को गंभीरता से ले लिया जाता, अगर पुलिस ने लापरवाही ना की होती, तो शायद कई लोगों की जान बच सकती थी। उसकी मौत के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए। उसकी हरकतें इतनी भयावह थीं कि आज भी उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री, फिल्में और किताबें बनाई जाती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या समाज ने इससे कोई सीख ली? क्या अभी ऐसे अपराधी पनप रहे हैं जिनके खतरनाक इरादों को समय रहते नहीं पहचाना जा रहा? आखिर में ये सिर्फ जेफरी डामर की कहानी नहीं है, ये उस डरावनी हकीकत की कहानी है जो कभी भी कहीं भी फिर से सामने आ सकती है। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। जेफरी डामर की ये दहशत भरी दास्तां हमें एक अहम सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसे राक्षस आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या हम समय रहते उन्हें पहचान सकते हैं? अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें अपने विचार और फीडबैक भेज सकते हैं। अगर आप ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें और अगली बार एक और रहस्यमयी सच्ची अपराध की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सोचिए कि अगर जेफरी डामर आपके पड़ोस में होता तो क्या आप उसे पहचान पाते?